सुधा मूर्ति ये एक संकलित रचना है। इस रचना के अंदर सुधा मूर्ति नामक एक जो महिला है उसका यहाँ पर चरित्र चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं होती तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। यानी ये जो लेसन है सुधा मूर्ति, इसके आधार पर हमें ये मैसेज दिया है कि हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव करना नहीं चाहिए, चाहे वो औरत हो या पुरुष, सबको हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। और यहाँ पर ये जो सुधा मूर्ति है इसी बात को यहाँ पर हमारे सामने प्रकट करने का प्रयत्न करती हैं। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन की ओर गई। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति कि महिला आवेदन यानी कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। यानी यहाँ पर ये जो सुधा मूर्ति जो थी, कहते हैं कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में, कहते हैं कि वो वहाँ पढ़ाई कर रही थी। कहते कि वहाँ पर परिसर में, कहते हैं कि एक नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा हुआ था जो विज्ञापन था नौकरी के लिए कि भाई जिसको भी अगर नौकरी करनी है, जो भी अच्छे नौकरी इच्छुक इंजीनियर हो, वो इस पद के लिए आवेदन भेज सकते हैं। और अंतिम पंक्ति में ये लिखा था कि भाई महिला उम्मीदवार जो है वो वहाँ पर आवेदन न भेजे, क्योंकि वहाँ उनकी कंपनी में महिलाओं को लेते नहीं थे। तो ये जो सुधा मूर्ति ने ये जो लाइन पढ़ी, तो उन्होंने कई बार उस लाइन को देखा और फिर उन्होंने सोचा कि ये बात बहुत गलत है। हालांकि कहते हैं कि उसे उसका विरोध करना चाहिए। उसने ये मन ही मन ठान लिया। वैसे उसे नौकरी की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और उसको विदेश पढ़ने के लिए भी जाना था। इसलिए उसे यहाँ नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से विदेश में जाकर पढ़ सकती थी। लेकिन फिर भी उसे इस स्त्री पुरुष के जो भेदभाव था वो उसको दूर करना था।
वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में आपने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्था में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि ये जो सुधा मूर्ति है वो अपनी क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर यानी फर्स्ट नंबर पर आती थी। कहते कि वो सभी छात्रों में पढ़ने में भी तेज थी, परिश्रमी थी, मेहनती थी। लेकिन कहते कि ये जो विज्ञापन पढ़ा तो वो मन ही मन सोचने लगी कि उसे कुछ करना ही होगा। इस भेदभाव को वो सह पाएगी नहीं। कहते हैं कि इस भेदभाव को मिटाना होगा, उसे इसका डट कर विरोध करना होगा। उसने अपनी डायरी में के कुछ आवश्यक सूचनाएं लिखकर फिर अपने हॉस्टल की ओर उसने चल दिया। फिर उसने निश्चय किया कि वो ये जो टाटा टेल्को जो कंपनी है उसके सबसे बड़े अधिकारी को ये सूचना जरूर देगी। वो उसका विरोध करेगी और कहेगी कि भाई इस प्रकार का अन्याय जो है वो सहन नहीं करेगी। आपकी कंपनी को इस प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। और उसे कहते कि उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम नहीं था, लेकिन कहते कि इसके जो प्रमुख थे वो JRD टाटा है, ये उसे पता था। और उसने एक पोस्ट कार्ड लिया, फिर उसके अंदर JRD टाटा के नाम से उसने एक पत्र लिखा और कहा कि आपने अपने देश में, भारत में कई कंपनियां, कारखाने बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई, कपड़ा उद्योग है। कहते हैं कि आपने हर एक क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी आपने डोनेशन दिया है। कहते हैं कि मैं आपकी उसी संस्था में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि आपकी कंपनी जो है वो स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव करती है और आपको इस प्रकार का भेदभाव करना नहीं चाहिए। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार का आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर दे दी गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें यही कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। टेल्को में यानी कि टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त वह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी।
सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति से श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। यानी कहते कि सुधा मूर्ति ने जो पत्र लिखा था, कहते उसका जो जवाब है 10 दिन में ही उस कंपनी ने दे दिया और कहते हैं कि एक पत्र भेजा और उसमें उन्होंने इंटरव्यू के लिए पूना शहर में बुलाया। सुधा मूर्ति सभी तैयारियों के साथ पूना पहुंची। वहां इंटरव्यू शुरू हुआ। कहते काफ़ी उसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिसका उसने सही सही जवाब दिया। बाद में उस बुजुर्ग सज्जन व्यक्ति ने स्नेह भरी वाणी से कहा कि भाई तुम जानती हो कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में जो मुख्य कार्य स्थान है वहाँ पर हम किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं करते। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अनुसंधान यानी कि जहाँ पर खोज होती हो, रिसर्च होती हो, वहाँ जाकर तुम्हें रिसर्च करना चाहिए। तो ये सुनकर सुधा मूर्ति कहते हैं कि नहीं, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई भी महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। कहते कि बहुत लंबे इंटरव्यू के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, अगर शुरुआत ही करनी है तो यह शुरुआत मैं तुमसे ही करता हूँ, यानी तुमसे ही ये शुरुआत की जाती है, बधाई हो। और इस प्रकार उसे उस कंपनी में नौकरी पर रख लिया। टेल्को यानी कि टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त वो पहली महिला इंजीनियर थी जिसका नाम था सुधा कुलकर्णी। उनका विवाह उसी टेल्को में कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ था। 8 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ दी और फिर बाद में सन 1982 में उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और फिर बेंगलोर में अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी शुरू की। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति सन 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों का उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। अनेक यानी कि उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए गए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा
राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि जैसे पुरस्कार उनको प्राप्त हुए थे। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महिला यानी कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाते। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सुधा मूर्ति और उनके पति दोनों ने मिलकर कहते हैं कि इन्फोसिस नाम की जो कंपनी खोली थी, वो कंपनी दिन दुगुनी रात चौगुनी यानी दिनों दिन प्रगति करती गई, उन्नति करती गई। कहते हैं कि सुधा मूर्ति ने सन 1996 में कि वो उसको इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन बनाया गया। कहते हैं कि वो इस फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा के विकास के काम करने लगी। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यान्वित किया। सुधा मूर्ति को कहते हैं कि उसने अपने आप को समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुगली आदि में कहते हैं कि अच्छे अस्पताल बनवाए, चिकित्सा के लिए साधन वहाँ दिए गए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टूमड़ई, बेंगलोर आदि सब में कहते कि चिकित्सा के लिए सहायता दी गई। और कहते हैं कि उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत भरे काम भी करवाए गए। उनके इस अथक यानी बिना थके प्रयत्नों के कारण कहते हैं कि कर्नाटक के 800 से भी अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से ज़्यादा पुस्तकालय खोले गए यानी कि लाइब्रेरी खोली गई। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, नई स्कूलें बनवाई। कहते कि ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। और कहते हैं कि गाँव में लगभग 300 से भी ज़्यादा कंप्यूटर वितरित किए गए। यानी कि उनके गांव में 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार और वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो के द्वारा दिया गया तथा राजलक्ष्मी पुरस्कार। कहते हैं कि सुधा मूर्ति ने अपनी इन उपलब्धियों से महिलाओं के लिए एक नया रास्ता बनाया। कहते हैं कि आज इंजीनियरिंग महिलाओं में अगर आप देखो तो 50% से भी ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, जो पुरुषों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। कहते हैं कि जिस मार्ग पर चल के सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वो फूली नहीं समाती। यानी उसने महिलाओं के लिए जो रास्ता उसने बनाया, उस रास्तों पे महिलाओं को चलते देखकर वो बहुत खुश हुई। कहती है कि महिलाओं की सफलता पर उसने वो एक वाक्य कहती है कि हमारा जो मार्ग है वो कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। यानी हमारे सामने कितने भी कठिन रास्ते क्यों ना आए, हमें उस पर चलना चाहिए और तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो
सुधा मूर्ति जो लेसन है वो संकलित लेसन है। कहते हैं कि जिसमें सुधा मूर्ति के बारे में यहाँ कुछ परिचय हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। और यहाँ इस लेसन से हमें ये सीख देखने का प्रयत्न किया है कि हमें किसी भी प्रकार, चाहे लड़की हो या पुरुष, यानी कि स्त्री हो या पुरुष, हमें लिंग भेद यानी कि जाति पाति का भेदभाव करना नहीं चाहिए। हमें उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। हमें महिलाओं को हमसे कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। और यही जो बात है सुधा मूर्ति ने हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। अब हम उसका स्वाध्याय देखने का प्रयत्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो इसका जवाब है कंप्यूटर विज्ञान। किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करें? तो टेल्को। तीसरा है, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो उसका जवाब है महिला पुरुष का। चौथा प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो उसका आंसर है पूना। लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने दिया? तो उसका जवाब है FM रेडियो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियरिंग पद के लिए था। दूसरा प्रश्न है, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि ये अन्याय है, मुझे इसका विरोध करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि हमारे जो क्षेत्र में, यानी कि हमने जो आवेदन दिया था कि भाई हमारी कंपनी में महिला उम्मीदवार आवेदन न करे, वो इसलिए कि ये जो स्थान होता है उस स्थान पर महिलाएं कभी भी जो नौकरी नहीं करती है, वहाँ सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही नौकरी कर पाते हैं, इसलिए हमने ये विज्ञापन में लिखा था। पांचवा प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। छठा प्रश्न है, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हर स्कूल में एक एक कंप्यूटर और कहते कि वहाँ लाइब्रेरी बनाई। सातवां प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठती है? यानी सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कहती है कि मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन चलना जरूरी है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कि टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? तो टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। दूसरा प्रश्न है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए निश्चय किया कि उसे इसके सामने आवाज़ उठानी चाहिए, और कहते हैं कि उसने ये जो कंपनी है उसके जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया। तीसरा प्रश्न है, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा
क्या क्या कार्य किए। तो सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा कहते हैं कि कर्नाटक के अंदर जितने भी सरकारी स्कूलें थी वहाँ हर स्कूलों में एक कंप्यूटर दान दिया, वहाँ लाइब्रेरी बनवाई। कहते हैं कि कई राज्यों में, कहते हैं कई जगहों पर, जिलों में उसने सरकारी अस्पताल बनवाए। सरकारी अस्पतालों में कहते कि जो तकनीकी साधन थे वो वहाँ पर भेंट दिए। और कहते हैं कि कई जगह सूखा पीड़ितों की मदद भी उसने की। तो इस प्रकार से कई कार्य किए। चौथा है, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया और अन्य संस्थाओं द्वारा कहते हैं कि वुमन ऑफ द ईयर, जैसे 2002 वो जो एफएम रेडियो के द्वारा उसे दिया गया। तो इस प्रकार कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया। तो जब सुधा मूर्ति साक्षात्कार के लिए पूना गए तो उस समय जब जो टेल्को कंपनी के जो सज्जन बड़े व्यक्ति थे उनसे उसका साक्षात्कार हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो कंपनी है उन्होंने ये गलत किया है। तो कहते कि हमें कहीं से शुरुआत करनी ही चाहिए। तो इस प्रकार सुधा मूर्ति की बातें सुनकर वो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि हम इसकी शुरुआत आपको नौकरी देकर ही करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने सुधा मूर्ति को अपनी कंपनी में नौकरी पे रख लिया। दूसरा प्रश्न है, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो इसका जवाब है कि सुधा के स्थान पर अगर हम होते तो हम भी सुधा मूर्ति की तरह ही कार्य करने का प्रयत्न करते। हम भी ये जो स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है उसका विरोध करने का प्रयत्न करते। तीसरा प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। तो सुधा मूर्ति ने कहते हैं कि पहले के समय में कंपनियों में महिलाओं को नौकरी पर नहीं लिया जाता है। खास करके टेल्को कंपनी जो टाटा की कंपनियों में महिला उम्मीदवार को कंपनी में रखा नहीं जाता था। लेकिन सुधा मूर्ति ने उसका विरोध किया और रूबरू यानी कि इंटरव्यू में उसने जो उसके जो प्रमुख थे उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि भाई आप ये जो कर रहे हो वो अन्याय है। और इस प्रकार कहते कि सुधा मूर्ति से प्रेरित होकर उन्हें उसी कंपनी में नौकरी पर रख लिया और वो पहली महिला उम्मीदवार थी जिसने वहाँ पर नौकरी की थी। और उन्हीं की बदौलत कहते कि आज सारी जो कंपनियों में है वो 50% से भी ज़्यादा ये जो महिलाएं उम्मीदवार है वहाँ नौकरी करती है और पढ़ाई में भी वो आगे हैं। तो इस प्रकार सुधा मूर्ति उनके लिए प्रेरणा मूर्ति है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। परिसर, तो परिसर का अर्थ होता है आंगन। शुरुआत, तो शुरुआत का अर्थ होगा प्रारंभ। मेहनत, तो मेहनत का समानार्थी शब्द होगा परिश्रम। सूखा, तो सूखा का पर्यायवाची होगा शुष्क। अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है प्रयोगशाला। पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। आगे का प्रश्न है, विलोम शब्द दीजिए। तो आवश्यक, तो अनावश्यक। सौभाग्य, दुर्भाग्य। उपस्थित, अनुपस्थित। सज्जन, दुर्जन। अपना, पराया। उच्च, नीच। अधिकतम, तो न्यूनतम। आगे का प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो पहला है अधिक,
तो उसका होगा अधिकता, सफल तो सफलता, आवश्यक तो आवश्यकता, असमान तो असमानता, पुरुष तो पौरुषत्व यानी पुरुषत्व, स्त्री तो स्त्रीत्व। आगे का प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फूला न समाना यानी कि बहुत खुश होना। महेश को नौकरी मिल गई तो वो फूला न समाया। बात न पचना यानी बिल्कुल समझ में न आना, यानी कई लोगों को साहित्यिक बातें पचती नहीं है। आगे का जो प्रश्न है कि कहावत का अर्थ समझाइए। दिन दूनी रात चौगुनी यानी कि बड़ी तेजी से, यानी जब कोई व्यक्ति जब प्रगति करता है और दिनों दिन उसकी प्रगति